Now let us start with the one of the very interesting topic, and that is a scope of due diligence, financial due diligence, जहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि हमें क्या करना होता है, प्लस इसके साथ साथ विल ऑल्सो लर्न सम ऑफ द जार्गन वर्ड्स विच आर देयर, राइट। अब सबसे पहले आ जाते हैं ड्यू डिलिजेंस के स्कोप में। तीन मेजर चीजों पे आपको काम करना होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्री मेजर थिंग्स। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद सम केस स्टडीज विच विल बी कवरिंग इन लेटर। Now let me just cover it out in a basic method, and that is first of all हम लोग का सबसे पहला काम होता है identify the quality of earnings, right? Quality of earnings। इंटरव्यू में एक फेवरेट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एंड दैट इज, अभी का जो सेशन है बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें आपको इंटरव्यू रिलेटेड बताऊंगा, और आपने जार्गन वर्ड्स अगर इंटरव्यू में बोल दिए ना, इंटरव्यूअर बोलेगा आय हाय हाय बहुत ही गजब आदमी है, और वो बहुत खुश हो जाएगा। सबसे पहला वो पूछेगा व्हाट इज एबिटा। तो आप जाके वहां पे भैया जी महाराज आप फुल फॉर्म मत बोल के चला, राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं, आप उसको आसान भाषा में बताइएगा व्हाट इज एबिटा। एबिटा इज, ध्यान से सुनिए, नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट। हर एक शब्द को ध्यान से समझना है। सबसे पहला वर्ड है नॉर्मल, नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट इज एन एबिटा। ऐसा प्रॉफिट जो नॉर्मल कोर्स में कमाया है, जो ऑपरेटिंग नेचर का है, और जो बिजनेस से रिलेवेंट है, वो मेरा एबिटा होगा। ध्यान से समझिएगा। अब ये एबिटा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे नहीं पता, हैव यू सीन अ शार्क टैंक और नॉट, बट मेनी अ टाइम्स व्हेन यू सी अ शार्क टैंक और मेनी अ टाइम्स द वैल्यूएशन व्हिच इज गोना बी डन इज गोना बी अ मल्टीपल ऑफ एबिटा। काफी बार किसी भी कंपनीज का हम देखते हैं कि जो वैल्यूएशन हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ एबिटा के बेसिस पे हो रहा है। किसी फॉर एग्जांपल अगर ये आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी का अगर रेवेन्यू 10 करोड़ का है, तो मैं बोलता हूं कि उस पर 15x का मल्टीपल लगा दो, तो 150 करोड़ उसका वैल्यूएशन हो जाता है। तो मेनी टाइम्स जब हम वैल्यूएशन रिपोर्ट या कुछ आगे भी देखेंगे, तो वो किसके बेसिस पे हो रहा है, वो एबिटा के बेसिस पे हो रहा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, जब अगर मैं किसी कंपनी को खरीद रहा हूं, जब मैं बाय साइड पे बैठा हूं, जब मैं खरीद रहा हूं ना, तो मेरे को इंपॉर्टेंट ये है कि वो एबिटा क्या वो नॉर्मल कोर्स पे है या नहीं। ऐसा ना हो कि वो एबनॉर्मल कोर्स का एबिटा हो और तुम उस पर मैं मल्टीपल लगा के भाई धंधे को खरीद रहा हूं, नहीं, राइट। एक छोटा सा मैंने पहले पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि जब मेरा प्रॉफिट मान लो 10 करोड़ का था, राइट, जिसमें मेरा एक सीएफओ का कॉस्ट था, मान लो सीएफओ का सैलरी था जस्ट 2 करोड़ रुपीस। मैंने सीएफओ को हकाल दिया और बोला अरे भाई सीएफओ का जरूरत ही नहीं है, मैंने एबिटा कर लिया 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ पे मैंने 15x का मल्टीपल लगा के ऑफ कोर्स मैंने अपना वैल्यूएशन बढ़ा लिया। क्या ये नॉर्मल कोर्स है? द आंसर इज नो। नॉर्मल कोर्स में अगर तुमको धंधा चलाना है तो भाई तुम्हें सीएफओ की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब भी आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाते हो, तो जब भी आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जिस तरीके से भी बनाओगे, राइट, आपको हमेशा एक वर्किंग बहुत प्यारे तरीके से देना पड़ता है, एंड दैट इज विच इज रिलेटेड टू योर एबिटा वर्किंग। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये हमारे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जो है, इसमें एबिटा की एक वर्किंग थी। एक सेकंड रुक जाइए, चले गए। हाँ, एबिटा वर्किंग आपको दिखाना पड़ता है कि एबिटा वर्किंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज द एबिटा वर्किंग। अब एबिटा जो था नॉर्मल वर्किंग नॉर्मल कोर्स में तो था, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी आप एबिटा दिखा रहे हो, ये लाइक फॉर लाइक बेसिस होना चाहिए। मतलब क्या? कंपैरेबल होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। इस केस में अगर आपने रिपोर्ट पढ़ेंगे और हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या हुआ था कि जो बाइजू ने क्या किया था कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, राइट, उनसे वो कोर्स बनाते हैं, या कुछ फैकल्टीज होते हैं उनसे कोर्स बनाते हैं, और उस कोर्स का कॉस्ट वो कैपिटलाइज कर देते थे, राइट, उस कोर्स का कॉस्ट वो कैपिटलाइज कर देते। तो इन्होंने एक साल में आई थिंक उसको कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं किया था, या 2 साल में उन्होंने कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया था, बाकी साल में किया था, राइट। तो जब अगर मुझे दोनों के एबिटा को कंपैरेबल करना है, ध्यान से सुनिए वर्ड, लाइक फॉर लाइक बेसिस जब मुझे रखना है, राइट, तो मुझे उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। मतलब क्या? एक चीज ध्यान सुनिए, जब भी मेरा एबिटा आएगा तो मेरा एक रिपोर्टेड एबिटा आएगा जो मैं नॉर्मल कोर्स मतलब मैं उसको निकाल लूंगा, प्लस उसके बाद जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो एक मेरा एडजस्टेड एबिटा आ जाएगा, राइट। तो काफी बार आपको ये टर्म्स मिलेंगे, एडजस्टेड एबिटा, रिपोर्टेड एबिटा, राइट। तो रिपोर्टेड एबिटा क्या हुआ? जो मैंने नॉर्मली एक फॉर्मूले से निकाल लिया। अब सवाल आता है कि एबिटा हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से? कि एबिटा मेरे को किसी बैलेंस शीट में दिखती है? द आंसर इज नो, किसी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अगर आपने किसी कंपनी का रिपोर्ट देखोगे, एक सेकंड में अगर आपको रिपोर्ट दिखाऊं, तो कोई भी आप कंपनी का रिपोर्ट देख लीजिए, तो वहां पे आपको फाइनेंशियल्स कहां है, हमने निकाले थे, हाँ, है ना, एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट जब भी मैं देखता हूं, तो यहां मेरे को क्या एबिटा दिख रहा है क्या? नहीं, यहां तो मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है सीधा से। तो मेरे पास दो तरीका है
EBITDA निकालने का सबसे पहले क्या करूं मैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स से राइट रिवर्स कैलकुलेशन करके मैं EBITDA पे आ जाऊं, या तो फिर मेरे रेवेन्यू से नॉर्मली कैलकुलेट करके EBITDA कैलकुलेट कर लूं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है ना, रेवेन्यू पकड़ा वहां से नॉर्मली मैंने EBITDA कैलकुलेट कर लिया, ये EBITDA आ गया, ये मेरा एक रिपोर्टेड EBITDA आ गया, रिपोर्टेड EBITDA से मैं गया एडजस्टेड EBITDA से, राइट एक रिपोर्टेड EBITDA आया, उससे मैंने निकाल लिया एडजस्टेड EBITDA या कंपैरेबल EBITDA। अब हमेशा होता चाहिए जो नंबर्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए राजा, वो होने चाहिए लाइक फॉर लाइक बेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर लाइक बेसिस। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, काफी बार क्या होता है किसी फॉर एग्जांपल राइट मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई, फायर लग गई। अब जैसे मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैंने फायर लग गई तो मैंने क्या किया, उसका कॉस्ट पीएनएल में बुक कर दिया, उसका कॉस्ट पीएनएल में बुक कर दिया, राइट। अब मैंने कॉस्ट पीएनएल में बुक होना चाहिए क्योंकि लॉस है, लॉस बाय फायर पीएनएल में डेबिट हो गया। ऑडिट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऑडिट बोलेगा बढ़िया ऐसा लॉस है बुक कर दो पूरा, यस। बट क्या ये फायर नॉर्मल ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है? क्या ये हर साल लगती है आग तुम्हारे इधर? आंसर इज नो, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है। ये क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं है। तो क्या ये फायर का कॉस्ट जो EBITDA मेरा कम कर रहा है वो आना चाहिए? आंसर इज नो। तो मान लो लॉस ड्यू टू फायर इज 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ का लॉस हुआ मेरा, ठीक है। तो आइडियली ये 5 करोड़ पीएनएल में नहीं आना चाहिए, वो मेरे को EBITDA से हटाना चाहिए। अब अगेन दो साइड के लेंसेस, बाय साइड लेंस, सेल साइड लेंस। बाय साइड और सेल साइड वाला बोलेगा कि भाई देखो मेरे को कंपनी बेचना है, वैल्यूएशन बढ़ाओ, पूरा का पूरा 5 करोड़ हटा दो। बाय साइड वाला बोलेगा देख भाई जो 5 करोड़ का माल है ना उसमें से कुछ गुड्स ऐसा था जो स्लो मूविंग था, कुछ गुड्स ऐसा था कि जिसमें दिक्कत थी, या कुछ ऐसे कुछ तो बहाने वहाने देगा और ये इसको बोलेगा कि भाई 3 करोड़ का ही गुड्स हटाना चाहिए, बाकी का आपको 2 करोड़ में पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका EBITDA कम होगा, EBITDA कम होगा तो वैल्यूएशन कम होगा। तो डेफिनेटली, और बाय साइड वाला बोलेगा नहीं नहीं भाई ये तो पीएनएल में जाएगा ही। तो of course you whenever you're going to be sitting on the sell side you should know what to negotiate for, whenever you're going to be sitting on the buy side you should know what to again negotiate for. But yes, what is important is normal operating business profit आपको देखना पड़ेगा जब भी हम EBITDA की बात करते हैं। तो इस पे हम एक बहुत डिटेल्ड सेशन लेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे EBITDA को नॉर्मल ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस में लाया जाता है। इस शब्द को दिमाग में बिठा लीजिए, नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट। क्या ये नॉर्मल कोर्स में हो रहा है? क्या ये नॉर्मल कोर्स में हो रहा है? क्या ये नॉर्मल कोर्स में हो रहा है? अगर नॉर्मल कोर्स में हो रहा है EBITDA का पार्ट बनेगा, नहीं हो रहा है हटा दो, ठीक है। और इसके साथ साथ हर एक चीज के आपको जस्टिफिकेशन और रीजंस देने पड़ेंगे, राइट विच इज देयर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। आई होप आपको समझ में आए EBITDA। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एंड नेट डेट। पहले मैं नेट डेट पे आऊंगा फिर वर्किंग कैपिटल पे आऊंगा। सर हमको वैल्यूएशन के लिए EBITDA तो समझ में आता है, EBITDA से मल्टीपल आएगा, मल्टीपल से वैल्यूएशन आएगा, ये चीज तो समझ में आ गया। बट हम नेट डेट क्यों देखना चाहते हैं? व्हाई वी आर सपोज टू सी द नेट डेट? नेट डेट का क्यों जरूरत है मुझे? सबसे ध्यान से सुनिए। मान लो मैंने कंपनी खरीदा, राइट, और उस कंपनी का वैल्यूएशन आया, राइट, उस कंपनी का वैल्यूएशन आया 120 करोड़। मैंने चौड़ में खरीद लिया। कौन सी कंपनी आपने खरीदा? सीएमओ खरीदा आपने, राइट। 120 करोड़ में आपने सीएमओ को खरीद लिया। अब मैंने जब ये कंपनी खरीदा या आपने जब इस कंपनी को खरीदा, राइट, थोड़े दिन बाद बताए एक बैंक वाला आया और बोला सर शिवम सर ने तो 80 करोड़ की एक बढ़िया रॉयल्स रॉय खरीदी थी, राइट, एक गाड़ी खरीदी थी रॉयल्स रॉय, उसके पैसे आप पे कीजिए। बोला है ये क्या बात हुआ भाई, ये क्या बात हुआ? अब देखो ध्यान से समझिए, राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो आइडेंटिफाई द आइटम्स विच आर डेट लाइक आइटम्स और विच आर पार्ट ऑफ अ नेट डेट। काफी बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेट लाइक आइटम होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और मुझे उस डेट का भी एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। जब हम वैल्यूएशन पे जाएंगे तो उसको मैं सिखाऊंगा, बट हाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डेट है या डेट लाइक है, वो चीज मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। भाई मैंने कंपनी खरीदने के पैसे दिए हैं, अब ये मैंने कंपनी खरीद ली तो यार इसकी लाइबिलिटी भी तो मेरी हो गई, तो क्या मेरे को उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जब मैं कंपनी खरीदूंगा उसके वैल्यूएशन में? द आंसर इज यस। भाई तुमने गाड़ी शिवम चला रहा है, भाई कंपनी में के पैसे मैं क्यों भरूं? तो जब मैं खरीद रहा हूं तो उसके एडजस्टमेंट्स मुझे करने पड़ेंगे, राइट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के डेडलाइन आइटम्स है जो मुझे देखनी पड़ेगी। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, राइट, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, राइट, कुछ लोग को कॉम्प्लिकेट जा सकता है बट ठीक है।
काफी बार क्या होता है कि कंपनीज का जो क्रेडिट साइकिल होता है, से फॉर एग्जांपल 90 डेज में कंपनी हर एक क्रेडिटर्स को, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है जब आप ड्यू डिलिजेंस में काम करते हो। 90 डेज का क्रेडिट साइकिल होता है, मतलब क्या कि कंपनी किसी से भी गुड्स खरीदती है तो 90 दिन में पेमेंट कर देती है। अब कंपनी ने कुछ क्रेडिटर्स को 3-3 साल 2-2 साल तक के पेमेंट नहीं किया। कंपनी ने कुछ क्रेडिटर्स को 2-2 साल 3-3 साल तक के पैसा पेमेंट नहीं किया है। मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, मतलब कि कंपनी उनका पैसा यूज कर रही है। कंपनी उनका पैसा यूज कर रही है। क्या ये सही है? आंसर इज नो। क्या ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं। राइट, इन शॉर्ट, जब कंपनी उनका पैसा यूज कर रही है, मतलब कि वो उनका पैसा अपने या तो बिजनेस में यूज कर रही है, तो मुझे इसका क्या एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा जब मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूं? द आंसर इज यस। राइट, तो मुझे इस तरीके की जो डेट लाइक आइटम्स है, ये सब चीजें हैं, ये सब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज सेकेंड। और थर्ड, मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो भी मेरा चीजें वर्किंग कैपिटल, अब जैसे मैंने धंधा तो एक्वायर कर लिया, बट मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि इस धंधे को चलाने के लिए पैसा कितना लगेगा। राइट, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, कि धंधा रन कैसे होगा। राइट, तो ये मुझे समझना बहुत जरूरी है, विच इज देयर, विच दैट इज व्हाई आई आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल। बट एक चीज अगर आपने ध्यान से देखी होगी, मैंने यहाँ पे नेट डेट और कैश को साथ में क्लब किया है, और वर्किंग कैपिटल जब हम ड्यू डिलिजेंस में निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल में कैश का एडजस्टमेंट नहीं होता। राइट, मतलब उसमें वर्किंग कैपिटल में कैश नहीं होगा, क्योंकि हम इसको डेट के साथ देखते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है यार, देखो यार, मैंने 120 करोड़ का कंपनी खरीदा, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस है अभी मेरी कंपनी में, तो इसका भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। EBITDA के बेसिस पे तुमने मल्टीपल निकाल के वैल्यूएशन कर लिया, बट भाई कंपनी में 10 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। ये ऑफ कोर्स ये सब एडजस्टमेंट्स होंगे जिसको हम डिटेल में समझेंगे, तो अभी आप इस चीज का टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बट हाँ, तीन चीजें हमारे स्कोप में रहेगा मेजरली, विच इज देयर, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, सेकेंड क्वालिटी ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, एंड थर्ड नेट डेट और कैश। ये तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी गो फॉर अ डिटेल डिस्कशन। राइट, डिटेल में कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको नॉक ऑफ होगा, कौन से एडजस्टिंग आइटम है, कौन से नॉन एडजस्टिंग आइटम है, सब चीजें सीखेंगे प्रैक्टिकली। टेंशन न कोगे, आई डोंट टेक द स्ट्रेस ऑफ दिस। ठीक है, चल, नाउ लेट अस कम टू द फ्यू इंपॉर्टेंट जार्गन वर्ड्स एंड द एब्रीविएशंस व्हिच आर मोस्टली गोना बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, और जो उसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सर, ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी? देखो, ये आप अभी नोट्स पे आ जाते हैं। मैंने नोट्स पे ना काफ़ी सारी मार्किंग और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के रखी है, तो नोट्स पे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। थोड़े से पेजेस टर्न करोगे तो मिल जाएगा। अभी तो ये पेज नंबर 10 पे जब मैं नोट्स बना रहा हूँ, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो नोट्स में आप जाइए, डेफिनेशन वगैरह आपको बहुत प्यारे तरीके से मिल जाएगी। राइट, सबसे पहले हम समझते हैं जार्गन वर्ड्स विच इज कॉल्ड एज डेटा। अब एक चीज़ बताइए, डेटा क्या होता है यार? डेटा इज नथिंग बट अ रॉ इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है। राइट, उसको हम डेटा कहते हैं। इंटरव्यूअर आपको यहां पे बहुत सारे सवाल पूछेगा डेटा रिलेटेड। कैसे? वो आपको पूछेगा, शिवम भाई, इमेजिन दैट इफ आई गिव यू अ डेटा फॉर रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी फॉर 5 years। ध्यान से सुनिए, शिवम भाई, इफ आई गिव यू द डेटा फॉर अ रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी फॉर 5 years, 5 साल का आपको डेटा दिया और रेवेन्यू ऑफ कंपनी का, मुझे ये बताइए आप क्या क्या एनालिसिस करोगे, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस पे आपका एनालिटिकल माइंडसेट चेक करेंगे। सब बताओ, चलो मुझे बताओ। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ा रहे हो तुम लोग आंसर ढूंढने के लिए नहीं, दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आप एनालाइज करोगे जब अगर आपको किसी भी कंपनी का रेवेन्यू का डेटा मिला है 5 साल का। स्टेप बाय स्टेप सोचो, ध्यान से सोचो। अगर आप एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप कर लिया, लाइक इट फोड़ डालोगे आप। बच्चे ने कहा कि सर, हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू का क्या ट्रेंड है। ओके, देखो, सबसे पहले ना आपको आपको माइंडसेट ऐसा डेवलप करना है कि आप इन्वेस्टर बन के सोचो, मेरे को सीएमओ खरीदना है। सीएमओ का मैंने आपको पिछले 5 साल का रेवेन्यू दे दिया। राइट, आप सबसे पहले ये देखना चाहोगे कि इनका रेवेन्यू का कंसंट्रेशन कैसा है। मतलब क्या, क्या रेवेन्यू किस कस्टमर से आ रहा है। राइट, और हम जिसको जनरली कहते हैं 80-10-20 प्रिंसिपल, पैरेटो एनालिसिस। मान लो एक ही कस्टमर से रेवेन्यू आ रहा है, बहुत रिस्की कंपनी है भाई, वैल्यूएशन कम होगा। आप समझ रहे हो क्या? सिर्फ एक ही कस्टमर है, एक ही कस्टमर से रेवेन्यू आ रहा है, रिस्की है। अगर वो कस्टमर चला गया तो काय का भाई धंधा बचा। राइट, तो वैल्यूएशन कम होगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले तो कंसंट्रेशन देखना है। जैसे मैंने कंसंट्रेशन समझा, कस्टमर्स किस प्रकार के हैं, कैसा कंसंट्रेशन है, उसके बाद हमेशा रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, प्राइस इनटू क्वांटिटी। राइट, कि प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, क्वांटिटी प्राइसिंग क्या है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है,
राइट। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए और करते आनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। इसको हम डिटेल में हर एक केस स्टडी को डील करेंगे कि कौन सी चीज के लिए कैसे आपको एनालिसिस करना है। ऑफ कोर्स इट्स गोना बी देयर, बट यस आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना था, तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन समझना था। इसके साथ साथ मैं अभी से आपको बोल दे रहा हूँ, प्राइस वॉल्यूम और क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, राइट, जिसको हम आगे कवर करेंगे केस स्टडी में, देखेंगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट सबसे प्यारा होता है डेटा बुक और डेटा पैक। जैसे अगर आपने कभी बिग फोर में काम किया होगा या करने जाओगे या कभी देखे होंगे, तो हर एक बिग फोर का एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे पूरा डेटा वगैरह स्टोर होता है, और जनरली हम ड्यू डिलिजेंस में एक्सेल में ही काफी ज्यादा वर्किंग होता है। आपको देखिए 100 200 पेज की जब शीट बन जाती है, राइट, तो वहीं पे हम मोटा मोटी डेटा स्टोर करते हैं, राइट। तो डेटा बुक या डेटा पैक जहां पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, राइट, कलेक्टिव डेटा, राइट, तो उसको हम कहते हैं डेटा पैक। नेक्स्ट रिपोर्टेड बेसिस, राइट। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हम जो EBITDA कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग ने जो वर्किंग लेंगे वो यहीं से लेंगे प्रॉफिट का, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिपोर्टेड ऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर हो रहे हैं वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्टेड बेसिस पे हम लोग जो नंबर आ रहे हैं, ये से फॉर एग्जांपल ये रिपोर्टेड बेसिस है, रिपोर्टेड बेसिस पे हमने इस नंबर्स पे वर्किंग करना स्टार्ट किया, और इस नंबर पे जब हमने वर्किंग करना स्टार्ट किया तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स, राइट। जो मेरे नंबर्स आएंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स। या तो आप रेवेन्यू के बेसिस पे भी ले सकते हो, इसके बेसिस पे भी ले सकते हो, क्योंकि एक रिकंसिलिएशन होना चाहिए कि देख भाई ऑडिट में ऐसा था, इधर से हमने इधर इधर नंबर को लेके आया। अब जो एडजस्टमेंट्स होंगे, एडजस्टमेंट्स को हम लोग काफी प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स बाय द मैनेजमेंट, मतलब क्या, तो से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने कुछ बोला कि भाई इस प्रकार का एडजस्टमेंट करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल सीएमओ, राइट, वो बोला कि सर फायर लग गई थी, 5 करोड़ का लॉस हुआ, 5 करोड़ भाई एडजस्ट करो, राइट, 5 करोड़ से मेरा EBITDA बढ़ाओ, क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल कोर्स में तो नहीं है, गलती से लग गई, पता नहीं कैसे लगी, राइट, तो नॉर्मल कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट बाय द मैनेजमेंट वो हटेगा। दूसरा एडजस्टमेंट बाय द ड्यू डिलिजेंस टीम। ड्यू डिलिजेंस टीम ने कुछ इश्यूज फाइंड आउट किए, या कट ऑफ इश्यूज था, राइट, या कोई दिक्कत थी, तो ड्यू डिलिजेंस टीम ने कुछ एडजस्टमेंट्स की। या तो फिर कुछ प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स। प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स मतलब हाइपोथेटिकल एडजस्टमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सीएफओ को कॉस्ट बुक नहीं किया था, सीएमओ ने अपने सीएफओ को हटा दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया 12 करोड़ का, नहीं चलेगा, 12 करोड़ नहीं होगा बेटा, 10 करोड़ है, 2 करोड़ से हटा और उसको प्रॉपर्ली कॉस्ट बुक कर। कुछ हाइपोथेटिकल एडजस्टमेंट्स होंगे, राइट, जिसको हम कहते हैं प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट। कुछ ड्यू डिलिजेंस टीम फाइंड आउट करके रखेगी और कुछ मैनेजमेंट बोलेगा कि इसको एडजस्ट करो। तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट्स होंगे विच इज देयर। जार्गन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बार, राइट, आप जब दे रहे हैं तो इंटरव्यू। नेक्स्ट एक्चुअल बजट और फोरकास्ट, या आपने एफपीएनए में भी देखा होगा, एफपीएनए मास्टर क्लास देखी होगी, तो वहां पे बहुत अच्छे से सर ने कवर किया है, बट जस्ट अ ब्रीफ, राइट। एक्चुअल नंबर सभी को पता है कि जो एक्चुअल नंबर आता है हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो बजट और फोरकास्ट छोटा सा डिफरेंस समझिए। से फॉर एग्जांपल काफी सारी कंपनीज में एक बजट होता है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए कंपनीज 5,000 या 20,000 रुपीज पर एम्प्लॉय खर्च कर सकती है, जहां पे एम्प्लॉयज कोई भी कोर्स ले ले और उसको रियम्बर्स करवा सकते हैं। मतलब क्या है, ये बजट है। बजट क्या होता है कि हमने एक फिक्स पैरामीटर डिसाइड कर लिया, इतने हमारे रेवेन्यू के, इतना हमारा खर्चा होगा, ये चीजों के अंदर हमको काम करना है। फोरकास्ट क्या होता है कि हम जो देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, दैट इज व्हाट अ फोरकास्ट इज। इट्स मोर ऑफ अ प्रेडिक्टेड व्हिच इज देयर। बट हाँ, बजट के लिए हमने क्या किया, एनालाइज द कंपनीज प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू टारगेट, कि हमने इतना प्लान किया, देखो भाई इतना हमारा बजट है कि पर एम्प्लॉय 20,000 रुपए आप ट्रेनिंग पे खर्चा करेंगे, दैट इज आवर बजट। बट फोरकास्ट क्या है, तो प्रेडिक्टेड है ना, प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड, और हम जो काफी सारे प्रोजेक्शंस करते हैं, अच्छा है। नेक्स्ट एलटीएम। एलटीएम क्या होता है, लास्ट 12 मंथ्स, राइट। लास्ट 12 मंथ्स काफी बार हम जब कंपेरेबल्स बनाएंगे, लाइक फॉर लाइक बेसिस देखेंगे, तो एलटीएम्स हमको काम आएगा। एफसी रिपोर्ट में अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक एलटीएम्स मिलेगा, एलटीएम, है ना, लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स इन एलटीएम्स। तो थोड़ा सा हम जब इस रिपोर्ट को देखेंगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगा। लास्ट 12 मंथ्स एलटीएम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्लॉबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यार, क्लॉबैक ध्यान से समझिए। क्लॉबैक क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पीएनएल में, करंट ईयर के पीएनएल में जो बैड डेट का नंबर था, राइट, मेरे करंट ईयर के पीएनएल में एक बैड डेट का नंबर था, वो था 50 करोड़, 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का था। अब ये जो 50 लाख का नंबर था, इसमें द नंबर विच वॉज अमाउंटिंग टू बैड डेट वॉज 30 लाख विच वॉज पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर एंड 20 लाख विच वॉज पर्टेनिंग टू करंट ईयर। मतलब पिछले साल का 30 लाख का रेवेन्यू के वजह से मुझे बैड डेट हुआ था, और इस साल के रेवेन्यू की वजह से 20 लाख का बैड डेट हुआ। अब मेरे को बीइंग अ ड्यू डिलिजेंस गाय इस 30 लाख को
करेंट ईयर के EBITDA में मैं नहीं दिखा सकता, इसको मुझे क्लॉ बैक करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के EBITDA पे, राइट। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लॉ बैक करना पड़ेगा, बस वही चीज है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं। हाँ, क्लॉ बैक, क्लॉ बैक मतलब क्या होता है, रिक्लेमिंग ऑफ अ प्रीवियसली डिस्ट्रीब्यूटेड फंड्स, राइट। मतलब क्या, आप देखो आपको है ना क्लॉ बैक पीछे खींच के आ रहा हूं कि भाई ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। तो काफी बार क्या होता है, जब हम बेड डेट की बात करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या इन्वेंटरी प्रोविजनिंग की बात होती है, तो हमें काफी बार है ना एक बार क्लॉ बैक देखना पड़ता है, क्लॉ बैक बरोबर से हुआ है कि नहीं, दैट इज व्हाट इज देयर। और काफी बार जब आप प्रोविजनिंग भी करते हो तो ये आपको देखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से प्रोविजनिंग हो रही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। क्लॉ बैक मत भूलिएगा कि भाई कॉस्ट तो इस साल बुक कर लिया है ना सर, इस साल हमको पता पड़ा ड्यू डिलिजेंस में कि भाई इतना होना चाहिए, बट हमको काफी बार है ना इसको क्लॉ बैक करना पड़ता है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसका जब प्रैक्टिकली केस स्टडीज करेंगे ना एक्सेल में तब आपको समझ में आएगा, बट एक दिमाग में रखिए क्लॉ बैक क्लॉज क्या होता है। और जब भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, रिलेटेड टू इंटरव्यू में कुछ पूछ रहा है, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इन्वेंटरी के रिलेटेड, तो क्लॉ बैक टर्म को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हमने डेट लाइक आइटम बताया, जैसे मैंने है ना कि क्रेडिटर का 90 डेज का साइकिल है, राइट। वो 4 साल तक या 2 साल तक पैसे रोक के रखा है, तो डेट लाइक आइटम बन गया। ठीक है, आउटसाइड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, तो डेट लाइक आइटम मेरा बन गया। और नेक्स्ट EBITDA वर्सेस PBT, एक रिकंसिलिएशन आपको बनाते आना चाहिए, जिसके लिए हमने आई थिंक ऑलरेडी एक केस स्टडी करेंगे, बट यस ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एक बेसिक जार्गन वर्ड्स थे जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए व्हेनेवर यू आर गोना बी सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो ये जार्गन वर्ड्स थे। अब इसके आगे हम लोग अब जो मूव करेंगे वो काफी ज्यादा थोड़ा सा डिस्कशन एडवांस लेवल का रहेगा और टेक्निकल से रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग है ना काफी सारी आपको केस स्टडीज डाल रहे हैं अब नीचे, राइट। अगर आप कोर्स सेक्शन में देखेंगे तो वहां पे आपको काफी सारी केस स्टडीज मिलेंगी। एवरी सेकंड केस स्टडी और एवरी केस स्टडी विच यू आर गोना बी डूइंग इज रिलेटेड टू योर ड्यू डिलिजेंस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये तो ड्यू डिलिजेंस नहीं है, तो नॉर्मल हमको पता है या हम लोग कर लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इस केस स्टडीज को जनरली इंटरव्यू में ना, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास ड्यू डिलिजेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। और जिनके पास है भी, राइट, वो या तो ग्लोबल फॉर्म का होगा या तो फिर ऐसी फॉर्म का होगा जहाँ पे आपने एकदम स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉलो नहीं किया। तो ये जो केस स्टडीज है आपको एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगी। और मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ व्हेनेवर यू गोना बी सॉल्विंग एनी ऑफ द केस स्टडीज व्हिच यू विल सी इन द कोर्स सेक्शन बिलो, व्हाट यू नीड टू डू, आप केस स्टडीज को खुद से सॉल्व करें। वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना राजा वीडियो में, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें मैं जो सिखा देता हूँ जो आपको एकदम से कहीं ना कहीं एज या हेल्पफुल रहेगी प्रैक्टिकल लाइफ में भी या तो इंटरव्यू में। तो वो चीज आप ध्यान से देखिए, भले आप वीडियो को 1.5 2x की स्पीड में देख लो, वो दिक्कत नहीं है, बट वीडियो जरूर देखेगा। ठीक है, तो एक बेसिक हमने स्कोप ऑफ ऑन FDD कवर किया है। अब हम जाएंगे एडवांस लेवल डिस्कशन में, हर एक लाइन आइटम को डिटेल में कवर करेंगे और काफी सारी केस स्टडी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स यार, उनका भी भला हो जाए।